So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Once again, good morning, good morning. So कल हम लोगों ने बात की थी सिंगल स्लाइडर के इन्वर्जन्स के ऊपर. आई होप आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा. किसी भी तरह का कोई डाउट इसमें नहीं रहा होगा. अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो स्टार्टिंग में. मैं आपको कुछ दिखाने वाला था. फॉलो दिस लिंक टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप. कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप है भाई ये? सूरज, अच्छा टॉम का व्हाट्सएप ग्रुप बना भी लिया, मुझे भी नहीं पता. देखो ऐसी एक बुक मिली होगी आपको. अगर आपके मॉड्यूल में ये बुक इंक्लूड है तो बहुत ही बढ़िया, आप इस बुक को सॉल्व करें. लेकिन अगर आपके मॉड्यूल में ये बुक इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर आपके मॉड्यूल में ये बुक इंक्लूड नहीं है, नहीं वो पीआईक्यू बेटा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी में जो आया है. सो अगर आपके मॉड्यूल में ये सब इंक्लूड नहीं है तो फिर आप इस बुक को बाय भी करें. कुछ के मॉड्यूल में ये बुक है क्योंकि अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं. कुछ ऑफलाइन का बच्चा होता है, कुछ ऑनलाइन का बच्चा होता है, कुछ ऑनलाइन रिकॉर्डेड का होता है. अलग अलग सबके मॉड्यूल की कहानी अलग अलग होती है, जिसको समझना मतलब बहुत मुश्किल है. फ्लिपकार्ट से बाय कर लो, अमेजोन से बाय कर लो, डायरेक्ट सेंटर पे आके ले जाओ. आप अगर सेंटर पर कॉल करके पूछेंगे एमसीक्यू बुक चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ये देख लो ऐसा लिखा होगा एमसीक्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग. मे भी हो सकता है कवर बदल गया हो, मे भी हो सकता है नई बुक का कवर बदल गया हो, और मे भी हो सकता है सेम कवर रहा हो. एमसीक्यू मैकेनिकल इंजीनियरिंग. हाँ, अब जहां से भी लेना है, जहां से भी तुम्हारा मन करे. कहने का मतलब यह है कि जितनी किताबें सॉल्व कर लो, अगर आपने 50 बुक सॉल्व कर ली है तो उसके बाद भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा. और अगर आपने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, सिर्फ इसको सॉल्व किया है, तो ये आपका पूरा काम कर देगा. इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है. अगर मॉड्यूल में है, अच्छा 382 रुपीज में मिल रही है तुमको, ले लो जितने रुपए में मिले. कुल मिला के इस बुक को अपने पास रखो, है ना. अब वो फ्लिपकार्ट पे सस्ती मिल रही हो, अमेजोन पे सस्ती मिल रही हो, कहीं पर भी सस्ती महंगी जो भी मिल रही हो, इस बुक को आप अपने पास रखिए. ये सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, इस तरह के हर एक एग्जाम में आपकी मदद करने वाली है. बिल्कुल स्टार्ट करते हैं. सो कल हमने यहां पर शायद सिंगल स्लाइडर के ऊपर डिस्कशन किया होगा. एक बार मुझे कंफर्म कीजिए, कल सिंगल स्लाइडर के इन्वर्जन्स मैंने पढ़ा दिए थे.
सो आज हम मूव करने वाले हैं डबल स्लाइडर के ऊपर। डबल स्लाइडर या आप डबल स्लाइडर चेन लिखे तो ज्यादा अच्छा टर्म रहेगा, डबल स्लाइडर चेन। देखिए ये आपके पास में एक डबल स्लाइडर चेन है। इस डबल स्लाइडर चेन को समझने के लिए मैं बताता हूं कैसा होता है ये चेन। इस डबल स्लाइडर चेन की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह का ये चेन होता है। ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है और ये लिंक नंबर 4 है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा यहां पर सर, लिंक नंबर 1 एंड 2। देखिए बेटा 1 एंड 2 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, 1 और 2 के बीच में 1 एंड 2 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है। अगर 1 और 2 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है तो इसे बोला जाएगा प्रिज्मेटिक पेयर। 2 और 3 पिन से जुड़े हुए हैं, 2 और 3 पिन से जुड़े हुए हैं। अगर 2 और 3 पिन से जुड़े हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में यहां पर रेवोल्यूट पेयर होने वाला है। 3 और 4 अगेन पिन से जुड़े हुए हैं तो यहां पर भी एक रेवोल्यूट पेयर आएगा। 4 और 1 दोनों के बीच में स्लाइडिंग है। 4 और 1 दोनों के बीच में क्या दिखाई दे रही है बेटा, स्लाइडिंग दिखाई दे रही है। स्लाइडिंग अगर दिखाई दे रही है तो वो प्रिज्मेटिक पेयर होगा। तो आपने बोला सर इसमें 2 प्रिज्मेटिक पेयर है इसलिए डबल स्लाइडर आपने इसको बोला। पॉइंट इसके दोनों के दोनों साथ में है, रेवोल्यूट रेवोल्यूट दोनों के दोनों साथ में है। तो हमने इसका एक केस बना लिया, इसे बोल दिया केस नंबर 1। सो व्हाट इज केस नंबर 1? केस नंबर 1 इज व्हेन सेम काइनेमेटिक पेयर, व्हेन सेम काइनेमेटिक पेयर are adjacent. Same kinematic pair are adjacent. तो मैंने बता दिया कि यहां पर सेम काइनेमेटिक पेयर एडजेसेंट रहेंगे इस काइनेमेटिक चेन में। अगर इस काइनेमेटिक चेन में सेम काइनेमेटिक पेयर एडजेसेंट है तो मैं बात कर रहा हूं इफ लिंक 1 इज फिक्स्ड, इफ लिंक नंबर 1 इज फिक्स्ड। अगर आप देखिए यहां पर तो मैंने इसको वापस बना लिया। देखिए ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये 3 है और ये आपके पास में 4 है। सो बेसिकली हमने लिंक नंबर 1 को यहां पर फिक्स कर दिया। बेसिकली हमने लिंक नंबर 1 को यहां पर फिक्स कर दिया। लिंक नंबर 1 को यहां पर अगर हम लोग फिक्स कर रहे हैं तो अब आप आगे की कहानी को सुनिए। अगर मैं ऑब्जर्व करूं लिंक नंबर 4 और 2 का मोशन कैसा रहा होगा, जब 4 नीचे आया होगा तो 2 पीछे गया होगा, जब 4 नीचे जाएगा तो 2 वापस आगे आएगा। ये बात समझ पा रहे हो? यस और नो? यस और नो? ये जो लिंक नंबर 3 है बेटा, इसके ऊपर कहीं पर भी अगर हम लोग कोई पॉइंट मार्क करते हैं, मान लो इस 3 नंबर को एक्सटेंड कर दिया और यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया P। अब जरूरी नहीं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जहां मन करे कहीं पर भी, तो जैसे जैसे 4 नीचे आएगा वैसे वैसे P एक पाथ को ट्रेस करेगा।
फिर 4 जब ऊपर जाएगा तो ये फिर से एक पाथ को ट्रेस करेगा, और जब हम इस पाथ को देखते हैं तो ये पाथ हमें दिखाई देता है एक इलिप्स शेप का। हमने कहा अगर इधर हम लोग एक पॉइंट मार्क करें क्यों, तो बेसिकली इधर वाला पॉइंट जो है वो भी इसी तरह का एक इलिप्स फॉर्म करता है। तो बेसिकली ये जो आपके पास में मैकेनिज्म बनती है इसको बोला जाता है इलिप्टिकल ट्रेमल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल ट्रेमल। तो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म हमारे पास बनने वाली है इसे बोला जाएगा यहां पर इलिप्टिकल ट्रेमल। अगर आप देखना चाहें कि सर ये कैसे होता है, तो मैं आपको ये दिखा भी सकता हूं अगर ये चल गया तो। ये रहा, ये देखिए, ये यहां पर देखिए आप, देखिए लिंक नंबर 3 पर एक पॉइंट मार्क कर रखा है मैंने, और उस पॉइंट के पाथ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, और पॉइंट के पाथ को जब ऑब्जर्व कर रहा हूं तो वो एक एलिप्स फॉर्म कर रहा है। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से, है ना? चलिए वेरी गुड, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ डिस्कशन जैसा बचता नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि ये जो पॉइंट है आपका ये मिड पॉइंट पर नहीं हो। अगर ये मिड पॉइंट पर आ जाता है एट मिड पॉइंट ऑफ लिंक 3, तो जो पाथ आपको मिलने वाला है वो इलिप्स नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको सर्किल। अगर P पॉइंट को आप इस पिन पर या इस पिन पर कंसीडर कर लेते हो तो ये दोनों तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं ना, एट रेवोल्यूट पेयर। वहां अगर आप देखोगे तो पाथ कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन। बस ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज ये क्या ट्रेस करने वाला है, इलिप्स ट्रेस करने वाला। अगर इन जनरल कोई बोलता है, इन जनरल अगर आपसे कोई बोलता है कि बताइए यहां पर हमारे पास में एक डबल स्लाइडर चेन है, वो कैसा पाथ ट्रेस करेगा, देखो उसने कुछ नहीं बताया। लिंक नंबर 1 फिक्स, लिंक नंबर 2 फिक्स, लिंक नंबर 3 फिक्स, कुछ भी नहीं बोला उसने। उसने सिंपली आपको यह बोला है कि अगर हमारे पास में एक डबल स्लाइडर है तो बताओ कैसा पाथ ट्रेस करेगा। तो एसएससी जेईई या इस तरह का एग्जाम ये बोलता है कि यार ये कॉमन सेंस यूज कर लो कि पाथ ट्रेस सिर्फ इलिप्टिकल ट्रेमल करता है। अगर वो सिर्फ इलिप्टिकल ट्रेमल है तो आप डायरेक्टली बता दो इलिप्स ट्रेस करेगा। इतना मत सोचो कि भाई केस नंबर 1 का कौन सा पार्ट है, ये सब बातें नहीं होती वहां पर। पॉइंट नंबर 2, अगर वो ऐसा बोल देता है इलिप्टिकल ट्रेमल कैसा पाथ ट्रेस करता, तो भी आप इलिप्स ही बोलेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा बोलता है कि इलिप्टिकल ट्रेमल के लिंक नंबर 3 के मिड पॉइंट का पाथ कैसा होगा, तब आप सर्किल बोलेंगे। अगर वो बोलता है इलिप्टिकल ट्रेमल के ऊपर 2 स्लाइडर के ऊपर जो पिन लगी होती है उनका पाथ कैसा होता है, तो आप स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। बताइए पॉइंट समझ में आया नहीं आया सभी स्टूडेंट्स? क्लियर ना? चलिए वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सो मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। इफ लिंक नंबर 2 इज फिक्स्ड, अगर लिंक नंबर 2 हमारा फिक्स हो जाता है, क्या सर्कल नहीं? क्या अरे प्रिंस, उसमें समझने का कुछ नहीं है बेटा, ये तो पाथ ट्रेस करेगा। जब ये मूव करेगा तो हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऐसा एक सर्कल बनाएगा। इसमें ऐसा थोड़े है कि लाइक कोई आपने मैथमेटिकल रिलेशन लगाया है। इलिप्स भी तो मानना ही है, इलिप्स भी तो मानना ही है, इलिप्स भी तो मानना ही है कि यहां से इलिप्स बनाएगा। अब अभी तुम चाहो तो मैं मैथमेटिकल रिजल्ट भी डिराइव कर सकता हूं, लेकिन चलो अब तुमने पूछ लिया तो अभी तुमको बताते हैं। अब तुम मेरे प्रकोप से बच नहीं पाओगे। देखो कहां बनाए, यही बना देते हैं। देखो इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस,
तो पाथ कैसे डिसाइड होता है, हम पता करते हैं इस पॉइंट का लोकस। लोकस फाइंड करने के लिए इसका एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता किया जाता है। लेट अस सपोज ये है थीटा, क्लियर है। तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इतनी। तो अगर ये पॉइंट आपका ए और ये पॉइंट आपका बी, तो हमने बोला सर एपी कॉस थीटा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, एपी कॉस थीटा। तो आपने बोला सर एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है एपी कॉस थीटा। पर अब इतनी मैथमेटिक्स आपको नहीं पता हुई ना, तो तुमको मैं श्राप दे दूंगा, ध्यान रखना। अब देखिए ये है बेटा बीपी, सो ये बन गया बीपी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, बीपी कॉस थीटा। ये बन जाएगा आपका बीपी साइन थीटा। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो यही होगी ना आपकी, सो इसे बोला जाएगा y इक्वल्स टू बीपी साइन थीटा, y इक्वल्स टू बीपी साइन थीटा। तो जहां से x मिल रहा है वहां से आप लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय AP, यहां से sin थीटा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय BP। cos थीटा इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय AP, sin थीटा इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय BP। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एपी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीपी का स्क्वायर इक्वल्स टू कौन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब देखो ध्यान से, यही तो होती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो अब मानना पड़ेगा ना। अब अगर आप इसके अंदर ऐसा बोल देते हो एपी इक्वल्स टू बीपी इक्वल्स टू आर, तो ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बराबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये कौन होता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर आपका पी पॉइंट यहां पर आ जाए तभी एपी बराबर बीपी हो पाएगा, बीपी और एपी तभी हो पाएगा। तो अगर पी पॉइंट मिड पॉइंट पे होगा तो आपको क्या मिलेगा, सर्कल। हाँ प्रिंस, अब तो मानोगे। एट द लास्ट बेटा याद ही रखना पड़ेगा ये पॉइंट। ऐसा नहीं है कि लाइक ये इक्वेशन, अभी तो आधे लोगों को बेचारे को ये मैथमेटिक्स से समझ नहीं आई होगी। वो मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हाँ इलिप्स मिलेगा, हाँ सर्कल मिलेगा। क्लियर है। सो देखो यहां पर ये आपके पास में लिंक नंबर 1, ये लिंक नंबर 2, ये लिंक नंबर 3 और ये आ गया लिंक नंबर 4। ठीक है। अब इस बार आप लिंक नंबर 2 को फिक्स कर रहे हैं। जब लिंक नंबर 2 को फिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मोशन कैसा दिखाई देगा। लिंक नंबर 3 एक टाइम पर यहां आ जाएगा, लिंक नंबर 4 यहां पर आ जाएगा और ये एक नंबर हल्का सा आगे चला जाएगा। तो होता क्या है कि लिंक नंबर 3 जो है वो बेटा कंप्लीट रोटेट करता है। लिंक नंबर 1 जो है वो ऐसे आगे पीछे आगे वापस पीछे ऑसिलेट, सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाता है। तो आप बोलते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है ये रोटरी इनपुट को कन्वर्ट करती है, रोटरी इनपुट कन्वर्ट्स इनटू सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने कहा सर कैसे कन्वर्ट करती है, जरा इस बात को हमें अच्छे से समझाओ। तो हम लेके गए आपको एनिमेशन सेक्शन के अंदर और उसके अंदर हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, देखो 3 नंबर पूरा घूम रहा है और ये देखो टू एंड फ्रो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है। बोलो यस और नो, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ भाई क्लियर हो गया, तुम तो एंजॉय करने लग गए वीडियो को। ऐसे बोल दिया करो जल्दी से क्लियर हो गया, समय खराब थोड़े करते हैं ऐसे अननेसेसरी। चलिए सो अब लेके चलते हैं आपको। इफ
लिंक नंबर 3 इज फिक्स्ड। अच्छा, उसको बोला जाता है, इस मैकेनिज्म को बोला जाता है स्कॉच-योक मैकेनिज्म। क्लियर है? देखिए, इफ लिंक नंबर 3 इज फिक्स्ड, सो इसके अंदर बेसिकली ये आपके पास में आ गया एक स्लाइडर, ये आपके पास में आ गया एक स्लाइडर, यहां पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया और ये कर दिया फिक्स आपने इसको। सो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। सो हमने क्या किया, ये 1 नंबर जो होता है ना, ये इसके अबाउट रोटेट करता है, 3 नंबर अपनी जगह पर रहता है और 2 नंबर और 4 नंबर अपने आप को एडजस्ट करता है। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा है सर ऐसे कैसे एडजस्ट करेगा, अभी आपको दिखा रहा हूं मैं। लेकिन देखो एट द लास्ट मानना तो पड़ेगा ही यहां से करता होगा, क्योंकि अब सारे वीडियो तो हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं अगर इसका वीडियो भी है तो आपको बताते हैं कैसे एडजस्ट करते होंगे। देखिए, एक फ्रेम मैंने बना के भी दिखा दिया कि देखो ऐसे मूव कर जाएगा ये। बेसिकली ये जो इन्वर्जन है इसको हम लोग काम में लेते हैं कहां पर, ओल्ड हैम कपलिंग के अंदर। ओल्ड हैम कपलिंग के अंदर इस इन्वर्जन को हम लोग काम में लेते हैं ओल्ड हैम कपलिंग के अंदर। ये ओल्ड हैम कपलिंग क्या होती है दिखाता हूं आपको। देखो, ये होता है लिंक नंबर 1, ये होता है लिंक नंबर 2, ये पूरा, ये है आपका लिंक नंबर 3, और ये है आपका लिंक नंबर 4। एक्चुअल में ये एक शाफ्ट है जिसके पास मोशन है, और उस मोशन को आप ट्रांसमिट कर रहे हैं 4 नंबर दूसरी शाफ्ट के अंदर। तो जब भी 2 पैरेलल शाफ्ट होती है उसके अंदर अगर आपको मोशन ट्रांसमिट करना होता है तो आप इस ओल्ड हैम कपलिंग को काम में लेते हैं। किस तरीके से ये मूव करती है, किस तरीके से ये बनती है, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। और ये आ गए हम लोग मजेदार वीडियो के ऊपर। ये बड़ा अच्छा है, देखो ये तो इलिप्टिकल ट्रेमल, इसको तो आप जानते ही हो। इस बार येलो लिंक मतलब लिंक नंबर 3 को हम फिक्स करेंगे और जरा देखो कैसा मोशन हो रहा है। अब देखो यहां से ओल्ड हैम कपलिंग कैसे बनती है उसके लिए भी इसने कंप्लीट व्यू आपको दिखाया है। देखो कंप्लीट व्यू, आराम से देखो, मजे लो वीडियो के, आराम से समझो कैसे हो रहा है इसके अंदर ये सारी कहानी। क्लियर हुआ? बोलिए ये सुनो, क्लियर हुआ? हटा दे से। चलिए, सो कहां यूज होती है? पावर ट्रांसमिशन, या बोल सकते हो डायरेक्टली टू कनेक्ट टू पैरेलल शाफ्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक रिजल्ट है जो आपको चैप्टर नंबर 2 में समझ में आएगा, लेकिन मैं लिख यहां पे रहा हूं क्योंकि हो सकता है वहां पे हम भूल जाएं। मैक्सिमम
वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग की हम बात करें तो ये दी जाती है यहां पर ω2 या फिर ω4। दो नंबर या फिर चार नंबर, दो नंबर या फिर चार नंबर में से जो भी शाफ्ट की स्पीड आपको दी गई है, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम रहने वाली है, मल्टीप्लाई बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है d। सो रिजल्ट कैसे आता है ये चैप्टर नंबर 2 में समझ में आएगा, बस आप अभी के लिए रिजल्ट याद रखिए। अब देखिए, अगर मैं चार नंबर को फिक्स करूं, अगर मैं इसके अंदर चार नंबर को फिक्स कर दूं, तो आप लोग मुझे बताइए कौन सी मैकेनिज्म मिलने वाली है। आप लोग मुझे बताइए कौन सी मैकेनिज्म मिलने वाली है। अगर मैं चार नंबर को फिक्स कर दूं, तो क्या दो नंबर और चार नंबर एक जैसा नहीं हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि सर, जब नंबर ऑफ इन्वर्जन नंबर ऑफ लिंक से कम हो जाए उसका एक एग्जाम्पल दो। तो आप देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल आपके सामने, चार लिंक है लेकिन तीन ही इन्वर्जन मिल रहे हैं। जरा बताओ किसने पूछा था, मुझे बताओ तो सही, मुझे पता होना चाहिए किसका डाउट क्लियर किया मैंने। अच्छा, सिराजुद्दीन आपने, ओके वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो अभी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो अब बात करते हैं केस नंबर 2। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर केस नंबर 1 था क्या? केस नंबर 1 क्या था, जरा देखो ध्यान से। व्हेन सेम काइनेमेटिक पेयर आर एडजेसेंट, जब सेम काइनेमेटिक पेयर एडजेसेंट थे, तो केस नंबर 2 कौन हो जाएगा? व्हेन सेम काइनेमेटिक पेयर्स आर नॉट एडजेसेंट, नॉट एडजेसेंट, नॉट एडजेसेंट। तो हमने बोला अगर एडजेसेंट नहीं हो तो फिर कैसे होंगे ये? देखो जरा ध्यान से, ये सरफेस, ये एक लिंक हो गया, इसके ऊपर आपने लगा दिया एक स्लाइडर, इसके ऊपर आपने लगा दिया एक और लिंक, इसके ऊपर हमने तो इस मैकेनिज्म को ध्यान से देखते हैं। इसमें ये लिंक नंबर 1 है फ्रेम, इसमें ये लिंक नंबर 2 है, इसमें ये लिंक नंबर 3 है और ये लिंक नंबर 4 है। जरा मुझे बताओ 1 और 2 के बीच में किस तरह का पेयर है? जरा मुझे बताओ 1 और 2 के बीच में किस तरह का पेयर है? रेवोल्यूट, वेरी गुड, रेवोल्यूट। 2 और 3 के बीच में किस तरह का पेयर है? 2 और 3 के बीच में किस तरह का पेयर है? देखो ये जो 4 नंबर का पिन है ना, ये स्लाइडर के ऊपर लगा हुआ, ध्यान रखना। हाँ, 2 और 3 के बीच में तो स्लाइडिंग है, प्रिज्मेटिक पेयर। हाँ, वेरी गुड। 3 और 4 के बीच में किस तरह का पेयर है? 3 और 4 के बीच में किस तरह का पेयर है? अगेन रेवोल्यूट। 4 और 1 के बीच में किस तरह का पेयर है? प्रिज्मेटिक। सो प्रिज्मेटिक प्रिज्मेटिक पड़ोसी, रेवोल्यूट रेवोल्यूट पड़ोसी नहीं है, अपोजिट है, इस बार अपोजिट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड स्लाइडर चेन।
क्रॉस्ड स्लाइडर चेन, क्रॉस्ड स्लाइडर चेन। बेसिकली ये क्रॉस्ड स्लाइडर चेन जो है ये यूज होती है रेप्सन्स स्लाइड। ये क्रॉस्ड स्लाइडर चेन जो है ये यूज हो रही है रेप्सन्स स्लाइड के अंदर। अब ये रेप्सन्स स्लाइड क्या होती है ये बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो ये रेप्सन्स स्लाइड क्या होती है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म है और जहां पर भी आपको मान लीजिए बहुत बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर टर्न लेना हो, ये स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, जहां पर भी आपको बहुत बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर टर्न लेना हो वहां पर आप इस मैकेनिज्म को यूज करते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं शिप, सबमरीन, बेसिकली पानी के अंदर इनको बहुत बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर टर्न लेना होता है। सो इनके लिए जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म यूज की जाती है वो आपकी रेप्सन्स स्लाइड होती है। तो फिर हम जो ऑटोमोबाइल यूज करते हैं उसके अंदर जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म यूज होती है वो कौन सी होती है। थोड़ा सा ऑटोमोबाइल का पार्ट पढ़ा रहा हूं इसलिए कि अगर गलती से आपको एग्जाम दो जिसमें ऑटोमोबाइल का पार्ट देखने को मिल जाए तो आप क्वेश्चन छोड़ के ना हो। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। आप जो ऑटोमोबाइल चलाते हैं उसमें डेविस स्टीयरिंग गियर हो सकता है। स्टीयरिंग गियर और स्टीयरिंग मैकेनिज्म एक ही बात है। मैकेनिज्म लिख लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक होता है आपके पास में आकरमैन्स स्टीयरिंग मैकेनिज्म, आकरमैन्स स्टीयरिंग मैकेनिज्म्स। तो अगर मैं बात करूं डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म, अगर मैं बात करूं आकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, सिर्फ सुन लो काम की बातें। जो डेविस ने स्टीयरिंग मैकेनिज्म बनाई थी उसने इसके अंदर 2 रेवोल्यूट पेयर यूज किए थे और 2 प्रिज्मेटिक पेयर यूज किए थे। 2 रेवोल्यूट पेयर यूज किए थे बेटा, 2 प्रिज्मेटिक पेयर यूज किए थे। ये ऑटोमोबाइल का पार्ट पढ़ा रहा हूं जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए तुम्हारा, तो ध्यान से सुनना। 2 रेवोल्यूट पेयर 2 प्रिज्मेटिक पेयर यूज किए थे। अब क्योंकि इसके अंदर प्रिज्मेटिक पेयर है तो प्रिज्मेटिक पेयर के होने की वजह से इसमें स्लाइडिंग होगी। और जब भी 2 बॉडीज के बीच में स्लाइडिंग होगी वहां पर डेवलप होगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन जब भी होगा तो वहां पर डेवलप होगा वियर। और वियर जहां डेवलप होगा वहां पर उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम। और जहां लाइफ कम हो गई वहां पर मेंटेनेंस बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। और बात करें अगर खर्चे की तो आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो खर्चा करना चाहेगा, पैसे खर्च करना चाहेगा। इसलिए इस डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। बोलो पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी स्टूडेंट्स? पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेकिन इसकी एक खास बात है, कोई भी स्टीयरिंग मैकेनिज्म बनाने से पहले हम लोग इंश्योर करते हैं कि वो ट्रू रोलिंग कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। ट्रू रोलिंग कंडीशन। सर ये ट्रू रोलिंग कंडीशन क्या होती है? ट्रू रोलिंग कंडीशन का मतलब है वाइल टेकिंग टर्न, जब भी हम टर्न लेंगे उससे किसी भी तरह की कोई भी स्लिप आपको वहां पर दिखाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपकी गाड़ी स्लिप हो रही है या उस टर्न के अंदर कोई स्लिप दिखाई दे रहा हो। इसे बोलते हैं ट्रू रोलिंग कंडीशन।
इस ट्रू रोलिंग कंडीशन को आपकी स्टीयरिंग मैकेनिज्म सेटिस्फाइड करेगी। इस बात को कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमने बनाया एक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग मैकेनिज्म। हमने बनाया कि एक फंडामेंटल इक्वेशन बना लो स्टीयरिंग के लिए, अगर उसको सेटिस्फाइड कर रही है तो वो इसको सेटिस्फाइड करेगी। और ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको डेविस सेटिस्फाइड एट ऑल पॉइंट्स। मतलब आप अपनी गाड़ी को कितना भी टर्न कर लो, ये फंडामेंटल इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाइड करेगी। ये इसकी अच्छी बात है। मतलब जो पेपर पर कंडीशन बनाई जाती है ना, उन कंडीशन को डेविस बड़े अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड कर रहा था। बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पर क्वालिटी को मेंटेन करने के चक्कर में उसकी लाइफ कम हो गई, और लाइफ कम होने की वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ गया। ओवरऑल आप जहां पर पैसा देना होता है वहां पर हाथ बंद कर लेते हैं, और जहां से पैसा लेना होता है वहां पर एक हाथ एक्स्ट्रा ले आएंगे। ऐसा ही होता है। तो जब पैसे देने की बारी आई तो डेविस ने कहा कि यार देखो, स्टीयरिंग तो बहुत बढ़िया है लेकिन खर्चा होगा इसमें, आपको बार बार चेंज करनी पड़ सकती है, ये इसका मेंटेनेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमने बोल दिया नहीं, हमें ऐसी स्टीयरिंग नहीं चाहिए। फिर आया आकरमैन ने कहा कि एक काम करो, आप चारों के चारों रेवोल्यूट पेयर यूज करो। रेवोल्यूट पेयर है तो स्लाइडिंग जो है वो ऑलमोस्ट वहां पर देखने को नहीं मिल रही। स्लाइडिंग अगर नहीं देखने को मिल रही तो फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो। अगर ऑलमोस्ट फ्रिक्शन जीरो हो गया तो जो वियर है ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, और वियर अगर बहुत कम हो गया तो लाइफ में मजे ही मजे। लेकिन उसने एक जगह पर कॉम्प्रोमाइज किया। इट सेटिस्फाइड fundamental equation of correct steering mechanism at only 3 points: midpoint and 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये बोल रहा है कि जब स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा होगा तब ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, जब बिल्कुल घुमा दो तब, जब दूसरी साइड बिल्कुल घुमा दो तब। इन 3 पॉइंट पर ही सेटिस्फाइड करेगा, बाकी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब थोड़ा बहुत स्लिप रहेगा। हमने कहा थोड़ा बहुत स्लिप रहेगा, लेकिन पैसे देखो ना, खर्चा तो नहीं हो रहा ना, खर्चा नहीं हो रहा ना। अरे प्लेन का टिकट बचाने के लिए आप ट्रेन में चले जाते हो, आपने कहा टाइम लगेगा तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये इकोनॉमिक होता है आपके लिए, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आप इसे प्रेफर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ऑटोमोबाइल का ज्ञान आपको दे दिया है, ये बताने के लिए कि मुझे थोड़ी थोड़ी ऑटोमोबाइल भी आती है। टायर एक अलग चीज यार, स्टीयरिंग एक अलग चीज है बेटा। स्टीयरिंग मैकेनिज्म की बात हो रही है प्रिंस। टायर तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी एंड वेराइटी टू वेराइटी। आप इसे प्रेफर करेंगे। अब तो वो मॉडिफाइड होने लग जाती है, अब तो बेटा वो मॉडिफाइड होने लग जाती है। पर जो बेस मॉडल है वो आकरमैन का है। तो ये थोड़ा सा ऑटोमोबाइल का ज्ञान मैंने आपको दिया। क्या स्टॉप क्या रोक दिया भाई? अभी
अभी बढ़िया है, अभी बढ़िया है। सो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें अब किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। सो अगर मैं आपको ऑनेस्टली कहूं तो आपका चैप्टर नंबर 1 अब खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं अभी बता रहा हूं यहां पर, अगर ऐसा मैंने पहले बता दिया हो तो आप लोग बता देना सर ये वाला पॉइंट लिखवा दिया था। जैसे सबसे पहले आता है आपके पास में ग्रबलर्स क्राइटेरिया। क्या बता दिया, एक बार जरा जल्दी से बता दो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, चैप्टर आपका खत्म हो गया, लेकिन कुछ नोट समझ लीजिए, आप इसे नोट समझ लीजिए। नहीं बताया। सो ये ग्रबलर ने क्या बोला, इसने बोला f बराबर 3n-1 - 2j। ये इक्वेशन किसने दी? हमने कहा भाई ये इक्वेशन दी है हमें कुछ बैक ने। ये इक्वेशन किसने दी? कुछ बैक इक्वेशन। उसने बोला अगर इसमें f बराबर 1 पुट कर दोगे, हमने कहा ये लो कर देते हैं 3n-1 - 2j, 3n-1 - 2j। हमने कहा अब उसने बोला ये बन जाएगा 3n - 3 - 2j। सो यहां से कितना बन गया बेटा? 3n = 2j + 4। हमने कहा अभी क्या करना है? उसने बोला इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये बहुत मजेदार इक्वेशन है, इसको हमने नाम दे दिया ग्रबलर्स क्राइटेरिया। तो जैसे ये बात प्रिंस ने सुनी, उसने कहा कि सर इस बात में हमें मजा नहीं आया, ये ग्रबलर कोई बहुत बड़ा नवाब थोड़े है कि सर इसने f बराबर 1 पुट करके अपना नाम दे दिया। ऐसे तो मैं भी लिख दूंगा f बराबर 2 और एक और इक्वेशन आ जाएगी, उसको नाम दे दूंगा प्रिंस क्राइटेरिया। तो ये बात तो हमें समझ में नहीं आई, ऐसा कैसे कर दिया उसने। फिर ग्रबलर आया, उसने बोला कि देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। हमने कहा कैसे, जरा समझाओ हमें। इसने कहा कि आप इसके अंदर n बराबर 4 पुट करो। हमने कहा ये लो 3 × 4 = 2j + 4। इससे क्या हुआ? उसने बोला देखो 2j बराबर 12 - 4 = 8। हमने कहा ओके, बोला 2j बराबर j बराबर 4। हमने कहा ओके। उसने बोला अब n बराबर 5 पुट करो। हमने कहा ठीक है 15 2j, सो 2j = 11। और उसने बोला j = 11/2, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा कहना क्या चाहते हो? उसने बोला कि ये इक्वेशन जो है ये बहुत गहरी बात बता रही है। ये क्या बोल रही है? फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 n शुड बी इवन नंबर। ध्यान रखना, अगर आप सिंपल मैकेनिज्म बनाने जा रहे हो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से, जिसमें हायर पेयर, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब चीजें नहीं होती है, तो आपका n इवन होना चाहिए। यही कारण है कि जब आपने n बराबर 4 लिया था और j बराबर 4 लिया था, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिला था। यही कारण है बेटा जब आपने n बराबर 6 लिया था, j बराबर 7 लिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिला था। यही कारण है जब n बराबर 8 लिया था, j बराबर 10 लिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिला था। देखो ध्यान से देखो। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो पहली राज की बात तो यह है। हमने कहा ठीक है, इतनी बात तो ठीक है, पर इतनी सी बात पे हम तुमको इतना फेमस क्यों करें? तो इसने बोला और देखो मेरी इक्वेशन को आप ध्यान से देखो। हमने कहा चलिए ठीक है मान लेते हैं। इसने कहा ऐसे लिखो 2j बराबर 3n - 4। हम बोले वाले आदमी, हमने इसकी बात मान ली। बोला ये देखो, हमने बोला क्या? इसने बोला जब j > 3/2 n - 2 होगा, जब j = 3/2 n - 2 होगा, जब j < 3/2 n - 2 होगा। हमने कहा मान लो हमारे पास में 3 लिंक हैं और उनको पिन से हमने कनेक्ट कर दिया। तो बोल रहा है आपके पास लिंक कितने हैं? हमने बोला n बराबर 3। आपके पास जॉइंट कितने हैं? हमने बोला जॉइंट भी 3 है। तो देखो यहां पर, यहां पुट करके देखो, इस पार्ट को सॉल्व करो, इस पार्ट को। तो ये आ रहा है 3 × 3 / 2 - 2। तो ये आ रहा है 9/2 मतलब 4.5 - 2 कितना आ गया? 2.5। तो ये वाला पार्ट जो है ये तो 2.2 आ रहा है, लेकिन j कितना है? 3। तो आप क्या देख पा रहे हैं इस केस में? आप क्या देख पा रहे हैं इस केस में? यहां बना देता हूं। इस केस में j > 3/2 n - 2 आ रहा है।
बेसिकली इस तरह की चेन को बोला जाता है लॉक्ड चेन। बोला मेरे क्राइटेरिया से आप ये भी चेक कर सकते हो, अगर जे ग्रेटर देन हुआ तो उस चेन को लॉक्ड चेन बोला जाएगा। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इसने बोला इसमें 4 लिंक और 4 जॉइंट आप यहां पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो इस तरह की चेन को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। हमने कहा चलो ठीक है, इसको बोला इसमें अगर आप चेक करोगे ना तो जे लेस देन दिस आने वाला है, तो इसे आप बोलेंगे अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। अनकंस्ट्रेंट काइनेमेटिक चेन। सो मेरे ख्याल से अब ग्रबलर ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है, तो अब आप इस ग्रबलर क्राइटेरिया को समझ गए। जल्दी से बोल दो यस और नो। ये नोट है बेटा, नोट, कुछ स्पेशल नोट है ये जो एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं, इसलिए सोते जागते घूमते फिरते आप इन चीजों को याद करें। परफेक्ट, परफेक्ट। वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। दूसरा नोट देखो, दूसरा नोट, दूसरा नोट ये बोल रहा है कि हमारे पास एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन है और आप में से कोई भी इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। पहले क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, अगर आपने गलत किया तो देख लेना मैं वहीं पर आके आपकी कुटाई करने वाला हूं। लेकिन तुम लोग तो सब अलग अलग शहर से हो, ये करने के लिए मुझे पूरा इंडिया टूर करना पड़ेगा। चलो मैं कुटाई नहीं करूंगा, मैं श्राप दे दूंगा तुम्हें। चलो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर लो भाई जल्दी से, सभी लोग फाइंड करेंगे। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करके बता दो जल्दी से सभी लोग। सभी लोग फाइंड कीजिए। फोर 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 फोर, 3 लोगों का आंसर आ गया 4। अभी देखते हैं सही है कि गलत है। ओहो, नेक्स्ट भी 4। और देखता हूं मेरे जाल में कितने लोग फंसते हैं। तुमसे क्वेश्चन गलत करवाने का मजा भी कुछ और है। सही है, सही है, बताओ। 5 लोगों ने बताया। ये कौन है? ये भी 4। ये मेरे को दूर से कम दिखने लग गया क्या आजकल? सूरज को डाउट हो रहा है, बोला गलत है क्या? एकदम गधे बनते जा रहे हो धीरे धीरे तुम लोग। देखो ये कितने लिंक है जरा बताना, ये कितने लिंक है? ये कितने लिंक है? 1। ये कितने लिंक है? ये कितने? 4। ये 2 लिंक है ना? हाँ मेरे को पता था, इसी जाल में फंसोगे तुम लोग। ये एक लिंक है, इसको यहां से पिन कर दिया और यहां से पिन कर दिया। इसका और सरफेस का कोई रिलेटिव मोशन है क्या? इसका और सरफेस का कोई रिलेटिव मोशन है क्या? अरे तो फिर 2 लिंक कैसे हुए? ये और ये एक ही बात है।
ये और ये एक ही बात है। अब बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम। नहीं देंगे, चिंता मत करो, नहीं देंगे। थ्री वन चलिए। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है। ये हो गया एक नंबर लिंक, ये भी एक नंबर लिंक है ना। ये हो गया बेटा 2 नंबर लिंक, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। n इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू 8। सर j इक्वल्स टू, सर j इक्वल्स टू भी बता दो हमें। देखो ये कैसा जॉइंट है, ये कैसा जॉइंट है बेटा? नहीं मुझे तो ये बता दो ये कैसा जॉइंट है, बाइनरी टर्नरी? ये कैसा जॉइंट है ये बताओ, आंसर नहीं चाहिए अब। टर्नरी प्रिंस, प्रिंस टर्नरी बोल रहे हो? ये बाइनरी है। अभी मैं कैमरे के अंदर घुस जाता तुम्हारे चक्कर में। ये J2 बाइनरी, 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 ये भी बाइनरी, ये भी बाइनरी, ये भी बाइनरी, ये भी बाइनरी, सब बाइनरी, बाइनरी ही बाइनरी, और ये हो गए 10 बाइनरी। F इक्वल्स टू 3n-1 माइनस 2j। तो आंसर 1 है। अब सुनो राज की बात, ये तो सबको पता थी, तो नोट क्या है इसमें? नोट ये है कि इसको मैं दूसरे तरीके से फाइंड करूंगा। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक नया फॉर्मूला बताता हूं, लेकिन ये है राज की बात, किसी को बताना मत, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, n माइनस 2l प्लस 1। सर n कौन है? नंबर ऑफ लिंक, कितने हैं? 8। l कौन है? इसे बोलते हैं नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप। सर ये क्लोज्ड लूप क्या चीज आ गई? अब नहीं, देखो ये कुछ लिंक से मिलके क्लोज लूप बन रहा है, इसको बोलते हैं L1। कुछ लिंक से मिलके क्लोज लूप बन रहा है, इसको बोलते हैं L2। कुछ लिंक से मिलकर क्लोज लूप बन रहा है L3, ठीक है। तो आपने बोला L इक्वल्स टू 3, सो F इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 8 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, सो F इक्वल्स टू 1। समझ में आई बात? हाँ नहीं नहीं राज बताना नहीं है किसी को। क्लोज लूप, क्लोज लूप कुछ नहीं है बेटा, 4-5 लिंक से मिलके जो भी क्लोज्ड है उसको क्लोज लूप बोल दिया बस। नहीं नहीं नहीं, सिमरन को तो बिल्कुल नहीं बताना है। फिर हमने कहा कि यार एक राज की बात बताई, तो राज की बात के साथ फिर राज खुलते रहते हैं। फिर राज की बात पार्ट 2। बोला सर अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ, इस इंफॉर्मेशन से मुझे नंबर ऑफ जॉइंट पता करना हो J, तो हमने कहा वो भी पता कर सकते हो। कैसे? n माइनस एल प्लस 1 से। J बराबर n कितना है बेटा? 8 माइनस l कितना है? 3 प्लस 1। ओ ये तो राज पलट जाता अभी तो। 3 माइनस 1,
ये देखो J बराबर 10। समझ में आई कहानी? समझ में आई नहीं आई कहानी बोलो? बट देयर इज वन समस्या। व्हाट इज दैट? यार मैं हिंदी में भी पढ़ा सकता हूं, इसका मतलब देखो समस्या लिखना भी आता है मुझे। क्या समस्या है? these relations are only valid for linkage with turning pair only। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लिंकेज पर यह वैलिड है जिसके अंदर सिर्फ टर्निंग पेयर हो। सिराजुद्दीन कोई भी क्वेश्चन में ये, अरे सिराजुद्दीन वही तो बता रहे, तुम पहले डाउट पूछ लो, चिंता मत करो, जो तुम्हारा डाउट होगा वो बोर्ड पर आएगा। यही तो कारण है इसको नोट में डाल दिया, वरना तो ये फ्रंट से लीड करता और ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट होता। अरे बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? अब ये कैसे पता चलेगा? अरे ये लिंकेज है, इसमें सिर्फ टर्निंग पेयर ही तो है। टर्निंग पेयर को नहीं पहचानते हो प्रिंस? आज महाशिवरात्रि भी नहीं है, तुमने भांग वांग कैसे खा ली? टर्निंग पेयर को तो पहचानते हैं ना हम लोग, देख के पहचान लेंगे। किसी गली मोहल्ले से टर्निंग पेयर निकलेगा तो आप पहचान जाओगे ना, भाई ये टर्निंग पेयर है। इतनी मतलब पूरा चैप्टर टर्निंग प्रिज्मेटिक, टर्निंग मतलब रेवोल्यूट प्रिज्मेटिक के आसपास घूम रहा है। तुम बोल रहे हो रेवोल्यूट पेयर को कैसे पहचानेंगे? समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? पाप लगेगा अगर प्रिंस ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो। हिमालय जाके पश्चाताप करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये हो गया बेटा नोट नंबर 2। ये वो पॉइंट्स है जो कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है और आप सोचते हैं कि यार ये क्या पूछ लिया, ऐसा तो किसी ने कुछ पढ़ाया नहीं हमको। लेकिन ऐसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन इनको नोट में रख रहा हूं, मतलब डायरेक्टली पूछे तो ही इनको काम में लेना है। लिख देता हूं, वरना तुम लोग ना, अगर पूरा हिंदी में लिख रहा हूं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए तो ही इसे काम में ले, जबरदस्ती हीरो ना बने। ये बहुत बड़ा नोट है, ये बहुत बड़ा नोट है। पता है क्यों? मैंने आपको नोट में लिखवाया, आपके पास क्वेश्चन आया और आप जबरदस्ती इसको अप्लाई कर रहे हो, जबकि मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि दीज आर ओनली वैलिड फॉर द लिंकेज विद टर्निंग पेयर ओनली। सिर्फ टर्निंग पेयर जो है ना, अगर किसी लिंकेज में सिर्फ टर्निंग पेयर है तो ही, हाँ ये धमकी है, ये टर्निंग पेयर वाले लिंकेज के साथ ही वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। अब आपको तो आज तो ये बात याद रहेगी, लेकिन जब एग्जाम होगा तब आप भूल जाओगे। आप सोचोगे सर ने एक ट्रिक बताई थी। अरे ट्रिक नहीं, ये नोट है। नोट का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा वैलिड नहीं है। कब वैलिड है? वो कंडीशन दे दी और साथ में सावधानी भी लिख दी है। सर डायरेक्ट पूछेगा क्या मतलब है? डायरेक्ट पूछेगा क्या मतलब है? मान लो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा आया, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब उसने बोला डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो क्या आप उन फॉर्मूले को यहां पर काम में लोगे?
यस और नो बोलो। अभी है ना, किसी ने अगर गलत बोला ना, हाँ मेरे को पता ही था, नहीं लोगे, बिल्कुल नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? इसको काम में लेंगे। सर अगर मैं वो वाला फॉर्मूला काम में ले लूं तो क्या आंसर गलत आएगा? अरे सही आएगा, लेकिन जरूरत क्या है उसकी? जरूरत क्या है उसकी? डायरेक्ट थोड़े पूछा आपसे, जरूरत यहां है। वो बोल देता है अगर n बराबर 8 है, l बराबर 3 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम f बताओ। हमने कहा ये काम में ले लो। अरे कैसे काम में लेंगे सर? इसमें j पूछ रहा है, इसमें l दे रखा है, तो अब ये फेल हो गया, ये काम में नहीं ले पाओगे। अब काम में लो बेटा उसको, n माइनस 2l प्लस 1। समझ में आया? ये डायरेक्ट पूछा है, ये डायरेक्ट नहीं पूछा है। तो जब तक फॉर्मूले की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं आती ना, तब तक ऐसा मान के चलो आपको जरूरत ही नहीं। सर अगर इसमें ये लगा देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? अरे कोई भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन जब तक जरूरत नहीं है तब तक क्यों ऐसी चीजों को लेकर आते हो जिनको काम में लेने के लिए 4-5 कंडीशंस है? मतलब इसको तो कभी भी काम में लो ना, इसको काम में लेने के लिए भी कंडीशन है, तो क्यों लेना हमें इसे काम में? समझ में आई बात? चलो अब चलते हैं तीसरे नोट के ऊपर। तीसरे नोट के ऊपर इसमें पहला पॉइंट आता है, अच्छा नोट क्या है ये नोट है बेटा इक्विवेलेंट लिंक के ऊपर। इक्विवेलेंट लिंक के ऊपर सुनिए ध्यान से। इक्विवेलेंट लिंक, इक्विवेलेंट लिंक का क्या मतलब होता है? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं, तो सिस्टम की स्टडी करना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ लिंक ऐसे आ जाते हैं जिनकी स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जिनकी स्टडी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम उनको रिप्लेस कर देते हैं उनके इक्विवेलेंट लिंक से। जैसे कि नंबर वन हमने कहा कि सर ये हमारे पास में एक 4 बार लिंकेज है, मैंने कहा यार ये पॉइंट कैसे मूव करेगा? आपने कहा सर ये तो ऐसे मूव करेगा। हमने कहा अगर इसकी जगह ऐसा होता तो, एक स्लाइडर अगर आ जाता तो आपने कहा सर ये ऐसे मूव करता। तो हमने कहा कि अगर इस स्लाइडर की जगह मैं एक छोटा सा लिंक लगा दूं तो ये ऐसे मूव करेगा। लिंक की लेंथ को अगर थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो ये ऐसे मूव करेगा। लिंक की लेंथ को अगर थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा तो ये ऐसे मूव करेगा। लिंक की लेंथ को अगर इनफाइनाइट कर दिया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्लाइडर इज इक्विवेलेंट टू एन इनफाइनाइट लिंक लेंथ। मतलब एक स्लाइडर का जो मोशन होगा और एक इनफाइनाइट लिंक लेंथ का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका जो मोशन होगा वो सेम हो रहा है। तो हमने बोल दिया कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। आप जिसके साथ कंफर्टेबल है, यार सूरज बीच में मत बोलो, मुझे एक तो इक्वेशन भी समझ नहीं आ रही है। मैं आपको मौका दूंगा ना, मेरे को फिनिश करने दो पहले। आपको ऐसा लगता है कि मुझे टाइप करने में टाइम लगेगा तो आप टाइप करके उसको होल्ड करके रखो। जैसे मैं बोलूं कि हाँ बताओ कोई डाउट है क्या, तब उसको एंटर कर दो डायरेक्ट, है ना। अब मैंने उसको पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा है तुमने, और मैं ये जो बता रहा था वो और डिस्टर्ब हो गया, है ना। तो उसको टाइप करके रखो। जैसे मैं बोलूं कोई डाउट है, एंटर मार दो, तुरंत आ जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए सुनिए। सो मैंने बोला कि जो स्लाइडर है उसका मोशन और इनफाइनाइट लिंक लेंथ का मोशन जो है वो सेम है। अगर सेम है तो दोनों को इक्विवेलेंट लिंक माना जा सकता है। अब ये इक्विवेलेंट लिंक का मतलब क्या है? मैंने कहा इक्विवेलेंट लिंक का मतलब ये नहीं है कि भाई जहां पर स्लाइडर है वहां पर इनफाइनाइट लिंक लेंथ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते वहां पर इनफाइनाइट लिंक लेंथ, क्योंकि इनफाइनाइट लिंक लेंथ का कोई मतलब ही नहीं है ना। इनफाइनाइट लिंक कहां से लाएंगे हम? लेकिन अगर हम लोग कहीं पर स्टडी कर रहे हैं और स्लाइडर दिक्कत कर रहा है और उसकी जगह अगर इनफाइनाइट लिंक लेंथ को कंसीडर करने से आपकी स्टडी आसान हो जाती है तो कर लो। जैसे
सिंगल स्लाइडर का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप फाइंड कर रहे हैं, सिंगल स्लाइडर का आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर रहे हैं, अब आपने बोला कि सर एक्चुअल में ये जो प्रिज्मेटिक पेयर है ना, ये फाइंड करने में मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा इसको ऐसे बना लो, ये इनफाइनाइट का साइन है, ये लो। अब देखो एक लिंक, 2 3 4, n बराबर 4, j बराबर J1 J2 J3 J4। देखो स्टडी कितनी आसान हो गई, f बराबर 1। तो कहीं पर भी अगर स्लाइडर आता है तो उसको अगर ऐसे एक लिंक से रिप्लेस कर दोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने में आपको काफी आसानी हो जाएगी। कहने का मतलब है आपकी स्टडी जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं इसको, इक्विवेलेंट लिंक। बोलिए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब पढ़े सूरज, आपने क्या बोला है? आपने बोला है 2n-j+1 बराबर 0। ये क्या चीज है सूरज? ये कहां से लिखा आपने? LH सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं सूरज, क्या चीज है ये? पहले सूरज से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इंद्र कुमार आपसे बात करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ। छोड़ दीजिए, चलो, मतलब ऐसे ही 2 मिनट खराब कर दिए हमारे। इंद्र कुमार, नहीं ये रिलेशन सूरज, ये रिलेशन आपने कहां से लिखा है पहले ये बताओ तो सही मुझे। अरे जल्दी जल्दी बोलो यार, ऐसे इतना इतना टाइम लोगे तो फिर 10 सेकंड तो वैसे ही मैसेज लेट आता है। समझ से बाहर है, तुम क्या लिख रहे हो? अगर कोई दिक्कत हो तो तुम फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना, समझ नहीं आई मुझे तुम्हारी बात। इंद्र कुमार सर, J1 एंड J2 के मिड में एक पिन लगा दे। ऑफ कोर्स लगा दोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम रुक जाएगा ना। J1 J2 कहां है भाई? J1 ये रहा J1 और ये रहा J2। हाँ लगा दोगे तो फिर ये एक ही लिंक हो जाएगा ना। वो नहीं समझना इंद्र कुमार, हाँ ऑफ कोर्स हो जाएगा, ये रुक जाएगा पूरी तरह से। क्वेश्चन 1 में, अरे यार क्वेश्चन 1 कहां है? क्वेश्चन 1 कहां है? क्या इसकी बात कर रहे हो? क्या इसकी बात कर रहे हो? इतना लेट लेट मत बताओ यार। इसमें J1 और J2 के बीच में एक क्यों, तुम 50 पिन लगाओ ये फिक्स ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम 50 पिन लगाओ ये फिक्स ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव आने का मतलब है मोशन नहीं रहेगा। -1 आए, -2 आए, -3 आए, डजेंट मैटर। जो आप वो पिन लगाओगे बेटा वो एक रिडंडेंट काइनेमेटिक पेयर हो जाएगा, क्योंकि इसको लगाओ या इसको हटाओ कोई मतलब ही नहीं है। इसको लगाओ या फिर इसको हटाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अचानक से बहुत सारे डाउट पूछ लिए यार तुमने। हाँ सूरज, 3n-1 -2j इक्वल्स टू n माइनस, ओ अरे 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 अरे, अब पॉइंट समझ में आया ना। मतलब मैं उस स्लाइड पे चला गया, तुम इस स्लाइड के डाउट पूछ रहे हो यार। सूरज बोल रहा है कि सर इसको इसके बराबर कर देते हैं। कहां गया वो फॉर्मूला? f इक्वल्स टू 3n-1 -2j। इसको इसके बराबर कर दो,
तो ये दोनों तो बराबर आना ही है, ये दोनों बराबर आएगा ही, लेकिन वो तभी आएगा जब आपके पास में जो मैकेनिज्म या जो लिंकेज है उसमें सिर्फ रेवोल्यूट पेयर है। अगर कोई और मैकेनिज्म है जिसमें हायर पेयर आ जाता है या कुछ और आ जाता है तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। सूरज, अब बड़े भाई आगे बढ़े, बहुत सारे डाउट पूछ लिए तुमने तो एक ही बार में। सो इक्विवेलेंट लिंक में मैंने तो ये पूछा था, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में बताओ कोई, ये क्लियर है? एक बार जल्दी से बोल दो यस और नो। इसको छोड़ के तुम तो पीछे चले गए। हाँ चलिए, पॉइंट नंबर 2, स्प्रिंग एक लिंक होता है या नहीं होता है? स्प्रिंग एक लिंक होता है या नहीं होता है? स्प्रिंग एक लिंक होता है या नहीं होता है? स्प्रिंग लिंक होगा। ओके, जब स्प्रिंग से पकड़ के किसी बॉडी को खींचेंगे तो क्या स्प्रिंग इलोंगेट नहीं होगा? बोलो जल्दी बोलो, यस और नो। जब स्प्रिंग से पकड़ के किसी बॉडी को खींचेंगे तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा या नहीं होगा? जब स्प्रिंग की मदद से किसी बॉडी को पुश करेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? Link is the smallest or fundamental unit of mechanism which transmit motion and force without any deformation or deflection. So कैसे लिंक हो सकता है? So स्प्रिंग किसी भी तरह का कोई लिंक नहीं होता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। क्यों नहीं है ये बात भी समझ में आ गई? क्यों नहीं है ये बात समझ में आ गई? अरे इलोंगेशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। अगर इलोंगेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो फिर बिना डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन के कैसे फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है? वो नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है तो उसको लिंक नहीं माना जाएगा। सच टाइप ऑफ बॉडीज कैन नॉट कंसिडर इन काइनेमेटिक लिंक कैटेगरी। अरे सीधी सी कहानी सुनो, ये जो कलर है ये व्हाइट है, ये होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसके जैसा नहीं है। सीधी सी कहानी। मैंने बोला ये कलर व्हाइट होगा आज से, ये कलर पिंक है आज से, पिंक है, तो ये पिंक नहीं है। क्यों नहीं है? ये इसके जैसा नहीं है। हमने बोला एक काइनेमेटिक लिंक है, कौन है? जो रिजिड होगा, फोर्स मोशन ट्रांसमिट करेगा। स्प्रिंग है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, रिजिड नहीं है, कंप्रेस हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। बहुत सिंपल सी कहानी है, और तो कोई रीजन होगा ही नहीं ना। सूरज बोल रहा है, अब देखिए ये डिस्कशन जरूरी है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सूरज बोल रहा है कि अगर स्प्रिंग पूरा कंप्रेस हो गया, उसके बाद उसको काम में लो और पुश करो। सूरज, उसके बाद वो स्प्रिंग बचा? अगर एक ऐसी बॉडी जो कंप्रेस नहीं हो रही, इसको स्प्रिंग बोल पाओगे? आप बोलोगे सर स्प्रिंग को पूरा खींच के बिल्कुल सीधा कर दिया, अब और इलोंगेट नहीं हो सकता, अब इसकी मदद से किसी को भी खींच लो। अरे बेवकूफ, वो स्प्रिंग बचा अब। उस पॉइंट पर आएंगे बेटा, फोर्स ट्रांसमिट कर सकता है नहीं कर सकता। आप एक पॉइंट पर रहो, मैं क्या बात कर रहा हूं आप उस पॉइंट पर रहो। अदरवाइज आप इतने सारे स्टूडेंट हो, सबकी एक एक बात आएगी तो मैं जवाब देते देते क्लास खत्म हो जाएगी। वन बाय वन एक एक पॉइंट पर चलिए। मैंने बोला इलोंगेशन, डिफॉर्मेशन, कंप्रेशन, इसकी चर्चा हो रही है। फोर्स ट्रांसमिशन होता है नहीं होता उसकी अभी मैं बात करूंगा। एक नहीं, किसने बोला? प्रिंस। आगे मत जाओ आप, फ्लो के साथ रहो, जो टॉपिक चल रहा है उस पर रहो। समझ गए ना इतनी बात कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो सर स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस कर दिया,
अब इसकी मदद से किसी को भी धक्का मार लो, ये कंप्रेस नहीं होगा, फिर स्प्रिंग ही नहीं रहा वो। अरे यार, मैं क्या बात कर रहा हूं, तुम क्या बात कर रहे हो सूरज? बाइक में स्प्रिंग झटका देता है, तो क्या स्प्रिंग झटका देता है तो वो लिंक हुआ? व्हाट काइंड ऑफ डेफिनेशन? ये काइनेमेटिक पेयर की क्या ये डेफिनेशन है? इज दिस द डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर की लाइक जो भी झटका देगा, फोर्स देगा, वो काइनेमेटिक पेयर है, काइनेमेटिक लिंक है? नहीं। लिसन केयरफुली, आई एम अगेन रिपीटिंग, लिंक इज द फंडामेंटल, लिंक इज द फंडामेंटल और बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैकेनिज्म विच ट्रांसमिट फोर्स। आई एम स्टिल सेइंग ट्रांसमिट फोर्स, हां करेगा फोर्स ट्रांसमिट, लेकिन विदाउट एनी डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन। अगर आपकी बाइक में स्प्रिंग झटका दे रही है तो क्या स्प्रिंग वहां पे कंप्रेस या एलोंगेट नहीं हो रही? सो हाउ कुड यू से दैट सर लिंक शुड बी कंसिडर एज काइनेमेटिक लिंक? हां सूरज, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। है ना? मतलब ऐसा मत समझना कि लाइक मैं आपको डांट रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं कि लाइक मैं आपको डांट रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आप कहां पॉइंट को गलत लेकर जा रहे हैं। सो कंडीशन है फोर्स ट्रांसमिट होना चाहिए, लेकिन साथ में कोई डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे तो आप बोलोगे सर रस्सी को इकट्ठा करके किसी को भी धक्का मार दो, ठीक है, तो पहला पॉइंट सर उसमें डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन आता है तो वो लिंक नहीं है। अब दूसरा पॉइंट सुनो, अब दूसरा पॉइंट सुनो, क्या लिंक फोर्स ट्रांसमिट करता है? भाई पहला पॉइंट तो डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन हो गया कि भाई हां आएगा उसमें, तो लिंक तो नहीं है वो, लेकिन फिर भी लिंक की एक और दूसरी कंडीशन है कि वो फोर्स या मोशन ट्रांसमिट करना चाहिए। क्या लिंक फोर्स ट्रांसमिट करता है? सोचिए और समझिए और फिर जवाब दीजिए। लिंक जो है क्या मोशन या फोर्स ट्रांसमिट करेगा? अब्सॉर्ब करता है। फिर से तुम एक अलग तीसरे पॉइंट पे चले गए, ऑप्शन ही दो ही है, मोशन ट्रांसमिट करता है या नहीं करता है? फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। फोर्स को अब्सॉर्ब कर लेता मतलब तुमने पता है कितना बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया। वो स्प्रिंग नहीं करता है बेटा, वो स्प्रिंग अरेंजमेंट होता है जिसको हम डैम्पर बोलते हैं। पॉइंट पर रहो सूरज। और वो फोर्स को नहीं, मोशन को अब्सॉर्ब करता है। तो ये क्लियर है कि फोर्स स्प्रिंग जो है वो फोर्स ट्रांसमिट करता है। इस बात से सभी एग्री करते हैं, कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं करता है, कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं करता है। सभी लोग बोल रहे हैं कि सर हां फोर्स ट्रांसमिट करता है। अगर वो फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है, अगर वो फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है और साथ के साथ एलोंगेशन और कंप्रेशन दिखा रहा है, तो लिंक तो नहीं है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर स्प्रिंग फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसलिए जब भी आप एनालिसिस करते हैं, डायनामिक एनालिसिस, तो वहां पर स्प्रिंग का इफेक्ट, स्प्रिंग फोर्स जो होता है उसे तो कंसीडर करते हैं। लेकिन जब आप नंबर ऑफ लिंक काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ लिंक में स्प्रिंग को एक लिंक काउंट नहीं कर सकते। सर अगर मान लो मेरे पास में 5 लिंक का और एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को मैं लिंक तो काउंट नहीं करूंगा, वो 5 ही लिंक रहेंगे। लेकिन एक साइड तो 5 लिंक और एक स्प्रिंग है, एक साइड सिर्फ 5 लिंक है, तो क्या दोनों एक ही चीज है? एक साइड 5 लिंक प्लस एक स्प्रिंग है और एक साइड सिर्फ 5 लिंक है, तो क्या दोनों सेम ही रहेगा? इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहेगा ना, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहेगा ना। अब इस इफेक्ट को नंबर ऑफ लिंक की काउंटिंग में आपको दिखाना पड़ेगा।
वरना कुछ बैग तो आपको बेवकूफ बना देगा। कुछ बैग बोलेगा देखो नंबर ऑफ लिंक काउंट कर लो, नंबर ऑफ जॉइंट काउंट कर लो। हमने कहा नंबर ऑफ लिंक 5 है, नंबर ऑफ जॉइंट भी मान लो कुछ होगा, नंबर ऑफ लिंक इधर भी 5 है और सेम नंबर ऑफ जॉइंट। तो कुछ बैग बोल रहा है दोनों में कोई फर्क नहीं है, जबकि हम बोल रहे हैं नहीं इसके पास एक स्प्रिंग भी है। उसने बोला स्प्रिंग एक लिंक नहीं है। हमने कहा लिंक नहीं है पर कुछ तो है वहां पर, उसका कुछ तो इफेक्ट रहेगा। तो बेसिकली हम यहां पर स्प्रिंग को कंपेयर करते हैं उसके इक्विवेलेंट लिंक से। कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए ये आपका स्प्रिंग है, हमने कहा इसका मोशन कैसा होता है? आपने कहा सर इट कैन इलोंगेट। हमने कहा ओके। सर इट कैन कंप्रेस। हमने कहा वेरी गुड। तो हमने तैयार कर दिया इसका इक्विवेलेंट लिंक। कैसे? ये देखो, हमने कहा अगर एक पिन से दो लिंक को कनेक्ट कर दिया जाए, अगर एक पिन से दो लिंक को कनेक्ट कर दिया जाए तो देखो इन दोनों पॉइंट को पकड़ के देखो, ये दोनों पास आ सकते हैं, ये दोनों दूर जा सकते हैं। ऐसा ही तो हो रहा है, ये दोनों पास भी आ सकते हैं, ये दोनों दूर भी जा सकते हैं। देखो ये दोनों ऐसे पास आ सकते हैं और आप देखिए ये दोनों ऐसे दूर जा सकते हैं। हमने कहा सर मैकेनिज्म में समझाओ ये बात, ऐसे समझ नहीं आ रही हमको। देखो बेटा मैकेनिज्म में भी देखो, देखो अगर आप इसको मोशन देते हो तो ये कैसे मूव करेगा? ये ऐसे फ्लोट कर जाएगा। क्लियर है? हमने कहा कि सर यहां पर इसको रिप्लेस कर दो। अब अगर आप इसको मोशन देते हो, अब अगर आप इसको मोशन देते हो तो अभी भी देखिए सेम मोशन। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है बेटा कि अगर आप स्प्रिंग को देखें तो उस स्प्रिंग का इफेक्ट और ये जो अरेंजमेंट में दे रहा हूं इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन स्प्रिंग जो है वो काइनेमेटिक पेयर की जो कंडीशंस है, काइनेमेटिक लिंक की जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर रही है, इसलिए उसको लिंक काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये भी बेसिकली स्प्रिंग की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो अगर कहीं पर स्प्रिंग लगाओ तो इसको पहले रिप्लेस करो और उसके बाद में नंबर ऑफ लिंक काउंट करोगे, तब जाके डिग्री ऑफ फ्रीडम सही आएगा। तो आपने क्या बोला सर? स्प्रिंग इज रिप्लेस्ड, या स्प्रिंग कैन बी रिप्लेस। कैन बी रिप्लेस का मतलब ऐसा नहीं कि मैं रियलिटी में रिप्लेस कर सकते हो, नहीं, सिर्फ एनालिसिस में रिप्लेस कर सकते हो। कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू लिंक्स एंड बाइनरी जॉइंट। अब बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? सो स्प्रिंग का इफेक्ट होता है, सो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, लेकिन उसे डायरेक्टली लिंक काउंट करना टेक्निकली बहुत ज्यादा गलत होता है, इसलिए आप उसको कुछ इस तरीके से रिप्लेस करते हो। बोलो बेटा, ये सुनो। फिर आता है हमारे पास में एक तीसरा केस, तीसरा इक्विवेलेंट लिंक, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर पेयर। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है कि हायर पेयर किसके इक्विवेलेंट होता है। तो हमने कहा कि एक इक्वेशन ले लो, f इक्वल्स टू 3n-1-2j-1h। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आगे भी लिखो ना, -fr।
देखिए मैं जानबूझ के इक्वेशन या केस जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल केस कंसीडर करूंगा। अगर हायर पेयर का काम नहीं होता तो मैं यहां पर -1h भी कंसीडर नहीं करता, -1h भी कंसीडर नहीं करता। मैं सिर्फ इतना लिखता f बराबर 3n-1 -2j। क्लियर है इतनी बात? तो क्या बोला गया यहां पर ये बोला गया है क्योंकि हायर पेयर का रोल है इसलिए आपने यहां पर -1h यहां पर कंसीडर कर लिया, अदरवाइज आप उसे भी कंसीडर नहीं करते। अगला पॉइंट देखिए, यहां पर आपने ऐसा माना कि f इक्वल्स टू 1 एंड h इक्वल्स टू 1, ऐसा माना आपने ऐसा माना है। हमने कहा अगर ऐसा मानते हैं तो एक रिलेशन आ रहा है, सो ये आ जाएगा 3n - 2j + 5, सो 3n इक्वल्स टू 2j + 5। हमने कहा अगर यहां से मैं पॉसिबल आउटकम्स लाइक f, n, j और h, इनका अगर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओ तो हमने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहेगा 1, हायर पेयर है 1। अगर j की वैल्यू में यहां पर 2 पुट करता हूं, 1 तो हो ही नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता। इवन अगर मैं 3 पुट करता हूं j की वैल्यू, देखो ध्यान से, नहीं 2 हो सकता है बेटा, ध्यान से देखो। अगर j की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो ये कितना आएगा 4 + 4, और ये कितना आ रहा है आपके पास में +5, तो 2 × 2 is 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 is 3। अगर j आपके पास में 2 है तो n आपके पास कितना होना चाहिए 3। कहने का मतलब यह है अगर 3 लिंक 2 जॉइंट एक हायर पेयर से मैकेनिज्म बनाओगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिल जाएगा। एक बार बोलो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? 3 लिंक 2 जॉइंट एक हायर पेयर से अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मैकेनिज्म बनाओगे तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 1। हमने कहा सर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, j की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 × 2 is 6 + 5, तो n पॉइंट्स में आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। j की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 8 + 5 13, नहीं हो सकता। j की वैल्यू अगर हम लोग 5 पुट करें तो देखिए यहां पर j की बजाय n को पुट करो, ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो j की वैल्यू 2 आ रही है, n की वैल्यू 4 पुट करो 12 - 5, इसको ऐसा लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2j = 3n - 5। ये आपके ऊपर है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो n बराबर 4 पुट करो 12 - 5, 7/2 पॉसिबल नहीं है। n बराबर 5 पुट करो 15 - 5 पॉसिबल है। सो 5 लिंक 5 जॉइंट एक हायर पेयर के साथ अगर आप मैकेनिज्म बनाते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा आपके पास। j की n की वैल्यू 6 पुट करो, पॉसिबल नहीं है। 7 पुट करके देखो, 7 × 3 21 - 5 16/2 8। इतना डेटा बहुत है एनालिसिस करने के लिए। बोलो यस और नो, इतना पॉइंट समझ में आया नहीं आया? f, n, j, h, इतना पॉइंट बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया? ओके, वेरी गुड। सो अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो कि मैं यहां से हायर पेयर को हटा देता हूं, 3 5 7 2 5 8 0 0 0। मेरे कहने का मतलब अगर मैं हायर पेयर को हटा देता हूं तो ऐसा क्या ऐड करो जिससे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी 1 रहे। क्या 3 लिंक और 2 जॉइंट से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिलता है? नहीं मिलता। क्या 5 लिंक और 5 जॉइंट से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा। क्या 7 लिंक और 8 जॉइंट से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर ऐसा इसमें क्या चेंज करो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाए? तो आपको याद आया होगा n बराबर 4 और j बराबर 4 पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था, n बराबर 6 और j बराबर 7 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 था, n बराबर 8 और j बराबर 10 पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? यहां पर 1 था। सो मेरे ख्याल से आप यहां पर यह बात बोल सकते हो कि सर अगर आप एक लिंक और बढ़ा दो और 2 जॉइंट और बढ़ा दो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। एक लिंक और बढ़ा दो, 2 जॉइंट और बढ़ा दो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। एक लिंक और 2 जॉइंट अगर आप बढ़ा दो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपने बोला सर हायर पेयर हटाने के बाद आपको एक एडिशनल लिंक और 2 लोअर पेयर यहां पर लगाने पड़ रहे हैं, तो आपने क्या बोला यहां पर? हायर पेयर is equivalent to 1 additional link
one additional link and 2 lower pairs. सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है. एक बार बोलिए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब आपको इवन बुक्स के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा जो मैंने यहां पर आपको प्रूफ करके बताया है. एग्जाम्पल, सूरज एक डाउट ही लेकर आता है, यस नो तो बोला नहीं. सूरज का लास्ट कमेंट ढूंढो. मैं जब पूछता हूं सूरज कि समझ में आया या नहीं आया, तब तुमने लास्ट टाइम यस कब बोला, जरा बताओ मुझे. हाँ, यस नो तुमने कभी नहीं बोला, सिर्फ तुरंत डाउट मार्क कर देते हो वहां पर. हाँ, अभी दिखा है, अभी लिखा है तुमने यस सर. फाइन लगेगा तुम्हारे ऊपर कम से कम 200-400 करोड़ का. देखो, मान लो ऐसे एक कोई रैंडम मैकेनिज्म है, ऐसे ही ये लो. जब आप बड़े हो जाओगे और हायर स्टडी के लिए जाओगे तब आपको ये सब चीजों के बारे में बताया जाएगा. देखो यहां पर एक हायर पेयर है, ठीक है. सो इसके अंदर एक हायर पेयर है, एक और दो जॉइंट है, और एक फ्रेम, 2-3 लिंक है. सो 3 लिंक, 2 जॉइंट, एक हायर पेयर. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा? 1. तो जब हम लोग हायर स्टडी के लिए जाएंगे तो हमें बताया जाएगा कि ये जो कॉन्टेक्ट में जो हिस्सा है ना, इस कर्वेचर का एक सेंटर होगा. अगर ये कर्व का कोई हिस्सा है तो इसको पूरा सर्कल बनाओ और इसका जो सेंटर आता है ना उसको बोलते हैं कर्वेचर का सेंटर. तो यहां पर एक कर्वेचर है, इस कर्वेचर का जो सेंटर है वो मैंने लोकेट कर लिया. यहां पर भी एक कर्वेचर है, इसका जो सेंटर है वो मैंने लोकेट कर लिया. तो हायर स्टडीज में हमें बताया जाएगा यहां से लेकर यहां तक एक लिंक बनाओ, यहां से लेकर यहां तक एक लिंक बनाओ, और यहां से यहां तक एक लिंक बनाओ. तो आपका जो मैकेनिज्म है वो दिखने में अब कुछ ऐसा दिखाई देगा. ऐसा क्यों करते हैं ये आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, जब अगर आप पढ़ेंगे तो. हमारा काम तो ये है कि सर कैसे रिप्लेस करते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं. सो पहले एक हायर पेयर था, अब देखिए हायर पेयर तो हो गया गायब, उसकी जगह एक लिंक और 2 लोअर पेयर एक्स्ट्रा आ गए. हाँ भाई सूरज बताओ, अब तो मान गए. तो ये सब पॉइंट्स है बेटा जो आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करें आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे. इन बिटवीन अगर आप सॉल्व करते हैं, आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन डाउट रहता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर उसे सेंड कर सकते हैं. मैं नेक्स्ट डे की क्लास में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आपका क्वेश्चन या आपका डाउट कुछ ऐसे आया तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा. बहुत सी बार बच्चे देखते हैं कि फोटो खींच के ऐसे भेज देंगे और बोलेंगे आंसर बताओ, ऐसे लिख देंगे. और ये डाउट थोड़े, मैं केबीसी थोड़े खेल रहा हूं. फिर मैं बताऊंगा कि इसका बी आंसर होगा. उसके बाद क्या होगा, वो बच्चा बोलेगा कि हां सर बी तो सही है आंसर, पर मुझे लग रहा है ए होना चाहिए, तो ए क्यों नहीं है. फिर मैं उसको बताऊंगा कि ए इस वजह से नहीं है. तो इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने सारे बैचेस में पढ़ा रहे हैं, तो इतना कन्वर्सेशन करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फोटो खींचकर भेजो और उसमें मेंशन करें कि सर मेरे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए लेकिन बुक में बी दिया गया है, तो क्या बुक में आंसर गलत है या फिर कोई और एक्सप्लेनेशन है. तो एक ही बार में मैं आपको जवाब दे दूंगा या फिर अगली क्लास में सेम पॉइंट पढ़ के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. क्लियर है. लेकिन अगर आप इस तरीके से भेजेंगे तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा. ये मैं हर क्लास में आपको बताता हूं डाउट भेजने का तरीका. और कम से कम अपना नाम और अपना बैच लिख के भेजे तो मुझे पता चले कि आप जेएन के स्टूडेंट हो या गेट के स्टूडेंट हो. क्योंकि अगर आप जेएन के स्टूडेंट हो तो कुछ गेट के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप नहीं बना सकते.
जैसे अगर ऑफसेट स्लाइडर क्रैंक का क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको नहीं पढ़ना होता, वो गेट वालों को पढ़ाया जाता है। तो हम डायरेक्टली आपको बोल देते हैं कि आपको नहीं पढ़ना, आप इसे छोड़ दीजिए। इसलिए यह बताना जरूरी है कि आप कौन है और आपका बैच कौन सा है, जिसे क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ जाएगा कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो मेरे ख्याल से आप पॉइंट समझ गएंगे। तो देखिए कुछ बेसिक चीजें जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपको भी डाउट पूछने में बहुत आसानी होगी और हमें भी एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होगी। आप देखते हैं बहुत बार आप लोग खुद ही कमेंट करते हैं कि सर उन सर को हमने डाउट भेजा, 15 दिन हो गए, जवाब ही नहीं दे रहे। तो एक्चुअल में उन सर की गलती नहीं होती है। आप इस तरीके से 15-20 फोटो एक साथ भेज देते हो, फिर लिख के भेजते हो सर आंसर बताओ। अब सर बेचारे पढ़ाएंगे और तुम्हारा पेपर सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तो पहला चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। आपके पास अगर एमसीक्यू है तो पूरा लगा लेना, अगर एमसीक्यू नहीं है तो मंगवा लो जल्दी से और उसे पूरा सॉल्व कर लो। सबसे अच्छी किताब है वो। कुंदन कुमार स्लाइड 1 रह गई तुम्हारी, ये लो स्लाइड 1। अरे भाई सूरज का ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई सभी लोग, वो कब से कम 10 बार तो भेज चुका है। इसमें क्लिक करने से सूरज वो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आपका जो इसको कॉपी करना पड़ेगा। हाँ कर दो, ऐड कर दो। तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं होंगे तो कम से कम मैं तो सॉल्व करके बताऊंगा तुम्हें। सोम वाले में सिविल वाले ज्वाइन कर लेंगे फिर। वैसे मेरे पास तो एक ही टेलीग्राम ग्रुप है, मैं जनरली उसी से कम्युनिकेट करता हूं, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आप आराम से चैप्टर नंबर 1 को बढ़िया से सॉल्व करके रखिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।